हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करंट सिनेरियो में इन्वेस्टर्स को कैसे बिहेव करनी चाहिए और कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिसे उन्हें हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक टेक्निक्स को यूज़ करके हम कैसे स्टॉक्स की वैल्यूएशन को पता कर सकते हैं और साथ ही किन स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो से तुरंत चलता कर देना चाहिए। अगर आप करंट मार्केट सिनेरियो को देखें तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं लगती है। अभी भी हम ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास हैं, लेकिन ये दरअसल एक ट्रैप है और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ये एक तरीके से अश्योर कर रहा है कि मार्केट में अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन आप मार्केट के इंटरनल्स को देखेंगे तो वहाँ आपको असली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में भारी लॉसेस हो रहे हैं और लाखों के लॉसेस उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किए हैं और इसीलिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी तक लॉसेस नहीं हुए हैं तो हम किन स्टेप्स को लेकर ऐसे सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में वो लॉसेस बड़े बड़े लॉसेस ना दिखें। तो अगर हम देखें तो मार्केट्स में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मार्केट्स अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, ज़रूर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो मैक्रोस, फंडामेंटल्स और इकॉनमी वहाँ पे सिचुएशन दिख रही है वो हमें कंफर्ट नहीं दे रही। हम जानते हैं दोस्तों कि मार्केट और इकॉनमी हमेशा एक साथ नहीं रहते हैं। ये उसी तरीके से रिलेटेड होते हैं जैसे एक डॉग ओनर और डॉग का रिलेशन होता है। जब एक डॉग ओनर एक डॉग को घुमाने लेके जाता है और वो डॉग को लीज से पकड़ा होता है तो हम देखते हैं कि कई दफ़े दोनों सिंक में नहीं चलते हैं। डॉग अलग डायरेक्शन पे जाता है और डॉग वॉकर जो है वो अलग डायरेक्शन पे जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे, ऊपर से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि दोनों दरअसल एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि अल्टीमेटली मार्केट वही बिहेव करेगा जैसा इकॉनमी और फंडामेंटल्स बिहेव करेंगे। और इकॉनमी और फंडामेंटल्स की बातें हम लगातार कर रहे हैं। हमने देखा पिछला रिजल्ट सीजन, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली। टैरिफ्स आज से लग चुके हैं, जीएसटी कट से फिस्कल स्लिपेज के रिस्क हैं, बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं। अगस्त के महीने में अभी तक उन्होंने करीब 25,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है और डीआईआईज खरीद के भी मार्केट को नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग मल्टी ईयर लो पर है, एफआईआईज की होल्डिंग मल्टी ईयर लो पे है। तो ये सारे पॉइंटर्स हमें इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इट इज़ अ टाइम टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। ये एडवेंचरस होने का टाइम नहीं है। तो आइए एक एक करके हम उन गलतियों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए करंट सिचुएशन में। तो पहला, एग्रेसिव बाइंग से हमें बचना चाहिए। अगर हम एक देखें तो एग्रेसिव बाइंग हमें कब करनी चाहिए? जब मार्केट्स फेयरली वैल्यूड हों, कम से कम इकॉनमी में ग्रोथ कंटिन्यू होती हुई दिख रही हो, तभी हम एग्रेसिव बाइंग हमें करनी चाहिए। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी चढ़ चुके हैं। ये चौथा साल है बुल रन का और हम जानते हैं बुल रन की लाइफ अक्सर 3 से 5 साल के आसपास होती है। अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे मार्केट के तो वो हिस्टोरिकली हाई लेवल पर हैं। तो ये वो टाइम नहीं है कि हम आइनी माइनी मूव करके कोई भी स्टॉक पकड़ लें और उसे खरीद लें या कहीं से कोई खबर पढ़ के स्टॉक को खरीद लें। स्टॉक को हमें ब्लाइंडली नहीं खरीदना है, सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना है कि मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में भी बाइंग करना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपको इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मेरा स्टॉक 25% से 50% तक गिर सकता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। अगर आप दिग्गज स्टॉक्स को भी देखिए, जैसे टाटा मोटर्स, उसमें 50% की गिरावट हो गई है, तो बाकी के स्टॉक क्यों नहीं गिर सकते हैं? तो इसलिए आप जब भी खरीद रहे हैं तो ये इक्वेशन आपके
दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इफ माई स्टॉक फॉल्स बाई 50%, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपने सही स्टॉक पर बेट लगाया है तो नीचे के लेवल के लिए आपके पास कैपिटल रहना चाहिए। हमने पास्ट में भी देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉक्स काफ़ी गिर जाते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिर जाते हैं और बहुत चीप प्राइजेस और वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन चूंकि हम सारा पैसा मार्केट में लगा चुके होते हैं तो हम खरीदने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो आज के दौर पे भी हमें खरीदना चाहिए, ऐसे मौके मिलते हैं। और हमने भी अभी मई एंड में ही एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डाला है। मई एंड से अभी अगर निफ्टी को आप देखेंगे तो वो फ्लैट है, लेकिन वो हमारा स्टॉक करीब 16% अप है। तो मार्केट कंडीशन कोई भी हो, स्टॉक आपका ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको ये भी इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि वो स्टॉक गिर भी सकता है और यहाँ से और ज़्यादा गिर सकता है। और जब गिरेगा तो आपको अगर अपने स्टॉक पर कॉन्फिडेंस है तो आपके पास इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि उस निचले लेवल पर आप खरीद सकें। दूसरी गलती जिसे हमें अवॉइड करना है वो ये है कि जो रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स हैं उसमें हमें अपनी पोजीशंस को लाइट करना चाहिए और हो सके तो एग्जिट करना चाहिए। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब भी रिटेल किसी स्टॉक पर जोर लगा के खरीदारी करता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। पहला कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, तरह तरीके के प्रोपेगेंडा करके न्यूज़ फैला के रिटेल को उसमें फंसाया जाता है। और जब रिटेल खरीदता है तो बड़े इंस्टीट्यूशंस, अक्सर एफआईआईज या एचएनआई इन्वेस्टर्स रिटेल को माल डंप करके निकलते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी क्वांटिटी में सेल करना पड़ता है और वो वेट नहीं करना चाहते, वो सेल ऑन राइज ही करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बेचना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक पे हमें टाइमली मैनर पर अपनी पोजीशंस को लाइट कर देना चाहिए या निकलना चाहिए। अगर आप टाइमली मैनर पर नहीं निकले तो आपके साथ क्या हो सकता है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप देखिए तो रिटेल के कुछ फेवरेट स्टॉक्स कौन कौन से हैं, जिसमें आता है बीएसई जो कि एक महीने में 10% गिर चुका है, सुज़लॉन एक साल में करीब 26% गिर चुका है, एंजल वन एक साल में 10% गिर चुका है, टाटा मोटर्स एक साल में 36% गिर चुका है और रिलायंस के तो कहने ही क्या। ये कंपनी पिछले एक साल में 8% गिर चुकी है और 5 साल में इस कंपनी ने सिर्फ 30% का रिटर्न दिया है। तो आप देख रहे हैं कि रिटेल के स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जिनमें कहानी तो आपको बहुत अच्छी दिखेगी, अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, प्राइस भी उसका ऊपर जाता है, लेकिन दरअसल वो एक ट्रैप होता है रिटेल को फंसाने के लिए। इसलिए ऐसे स्टॉक्स जो रिटेल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसको आपने तो खरीदा ही, आपके दोस्त लोगों ने भी खरीदा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सबने खरीदा है, ऐसे स्टॉक्स को में अपनी पोजीशंस को लाइट करना चाहिए, ऐसी हमारी सलाह है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है
बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तीसरी गलती हमें जो अवॉइड करनी है वो है कि हमें उन स्टॉक से भी एग्जिट करना है जो पिछले कई सालों से ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जिनके स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप देखें तो ट्रेंट, BSE, इन्फोएज, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें पिछले 2-3 सालों में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। और ऐसे में अक्सर क्या होता है कि ये अपने वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, और जब ये कंपनीज उसी रेट से अपने परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाती हैं तो इनमें हमें डीप करेक्शन देखने को मिलता है। मार्केट का एक रूल होता है कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से लगातार 2-3 साल बढ़ता हुआ 200 रुपये तक पहुंच गया या डबल हो गया, तो ये जो 100 पॉइंट्स का गेन है, इसका 50% करेक्शन के स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं। यानी कि अगर आपने 200 रुपये में ख़रीदा है तो वही स्टॉक हो सकता है कुछ महीने में आपको 150 रुपये में दिखे। अब ये करेक्शन आपको हो सकता है 2 महीने में दिख जाए, 6 महीने में दिख जाए, या 1 साल में दिख जाए। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। TCS का स्टॉक 4200 तक चला गया और ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक तो कभी नहीं गिरेगा, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उसमें गिरावट हमें देखने को मिली। तो भले ही स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन चूंकि पिछले 2-3 सालों से उसमें बहुत स्ट्रांग रैली हुई है, तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आएगा, और जो ये अपने वैल्यू जोन से बहुत आगे निकल गया है उसे वापस वैल्यू जोन पर आना पड़ेगा। चौथी गलती जो हमें अवॉइड करना है कि हमें उन स्टॉक से थोड़ा दूरी बना के रखनी है जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं या कनेक्टेड हैं, या फिर जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं। आपने कुछ एक सीरीज़ का नाम सुना होगा कि चच्चा हमारे विधायक हैं। इन कंपनीज का वही हाल है। इनके अगर आप देखें तो ऐसी कंपनीज में कई प्रॉब्लम्स होती हैं। इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम होती है, इनके बिजनेस मॉडल में भी अक्सर प्रॉब्लम होती है। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि भाई हमारे चच्चा विधायक हैं, तो चच्चा कब तक विधायक रहेंगे ये देखने वाली बात है, और जिस दिन चच्चा विधायक नहीं रहेंगे उस दिन आपकी क्या हालत होगी। तो इसमें रिवॉर्ड भी मिलता है कई दफ़े, और कई दफ़े इनमें रिस्क भी होता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाती हैं, और अक्सर इनमें काफ़ी मैनिपुलेशंस की भी खबरें आती हैं। तो ऐसी कंपनीज से हमें थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। अगर पोजीशंस बनी हुई हैं तो उससे निकलने की भी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमें कंट्रोवर्शियल स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, उनके फाउंडर्स, CEOs को लेकर तरह तरह की नेगेटिव पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और लगातार वो कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए हैं, ऐसे में हमें इससे दूर रहना चाहिए। आइडियली हमें ऐसे मैनेजमेंट की कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए जिनके बारे में कम से कम न्यूज़ मार्केट में आ रही हो, और जो आ भी रही हो तो वो नॉर्मल न्यूज़ हो, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ना तो बहुत ज़्यादा बुरी हो। अच्छी न्यूज़ को भी हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि अक्सर अच्छी न्यूज़ जो होती है ना, किसी भी कंपनी या किसी भी पर्सन के बारे में, वो अक्सर पेड न्यूज़ होती है। मैं भी आज चाहूँ तो पैसे देकर अपने बारे में भी अच्छी न्यूज़ छपवा सकता हूँ। ये सिर्फ पैसों का खेल होता है, इसलिए नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। पांचवी गलती जो हमें अवॉइड करनी है वो है स्टार्टअप स्टॉक्स। तो स्टार्टअप स्टॉक्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और हमें अक्सर ये नहीं पता होता है कि 2 साल बाद कंपनी का क्या स्टेट होगा, क्या कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा या उनका मॉडल फेल भी हो जाता है। ऐसा अक्सर हमने देखा है। रिसेंटली हमारे यहाँ
एक एग्जांपल हमारे सामने है जो ईवे की बड़ी स्टार्टअप है, बड़े बड़े दावे किए गए थे और कंपनी आज किस स्टेट में है आप देख सकते हैं। तो उन कंपनीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी कंपनीज में हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट्स बुल रन के अर्ली स्टेजेस में हो, इकॉनमी में ग्रोथ दिख रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि कम से कम 2-3 सालों तक हमारी इकॉनमी और मार्केट्स ऊपर जाएंगे। ऐसे में ये स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब भी अनसर्टेन मार्केट्स होता है, अनसर्टेन जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, उनमें ये स्टॉक एक छोटे से बुरे न्यूज़ से भी पूरी तरीके से हिल जाते हैं और बड़ी गिरावट वहाँ पर दिखाते हैं। अब ज़रा वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं कि स्टॉक्स में वैल्यूएशंस का हम कैसे पता करें। देखिए, अगर एक स्टॉक का प्राइस 200 रुपये है और उसकी वैल्यूएशंस 150 है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 150 से हम नीचे ही लें। अगर हम 150 से ऊपर ले रहे हैं ड्यू टू इम्पेशंस और फोमो, तो हमें छोटा पैसा लगाना चाहिए और नीचे के लेवल पर हमें खरीदना चाहिए। अगर आप फेयर वैल्यूएशन से जितना नीचे आप लेंगे, और हम सजेस्ट करते हैं कम से कम 15-20% नीचे आप लीजिए, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। यानी कि अगर मार्केट्स गिरेंगे तो आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। और आप जितना फेयर वैल्यूएशन से ऊपर लेंगे, आपके स्टॉक में डाउनफॉल का रिस्क उतना ज़्यादा होगा। अब वैल्यूएशंस हम कैसे पता करें? देखिए, वैल्यूएशंस कोई आसान चीज़ नहीं होती है। इसमें काफ़ी सारे इनपुट्स जाते हैं। कुछ जो तरीके होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, कुछ तरीके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम 2 मेथड से वैल्यूएशंस को यूज़ करके उसकी ट्रू वैल्यू को पता करें और उसके बाद ही हम पोर्टफोलियो में ऐड करने की स्टॉक कोशिश करते हैं। तो एक जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ये है कि आप पीई को कैसे यूज़ करें। तो देखिए, पीई का एक रूल होता है, आप जितने हाई पीई पर खरीदेंगे, आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो CAGR होता है 5 ईयर 7 ईयर CAGR उतना कम होगा, और जितने लो पीई पर खरीदेंगे आपका CAGR ज़्यादा होगा। ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं, लो पीई को वो चीप मानते हैं। उन्हें लगता है कि 7-8 पीई है तो सस्ता है, 20-25 पीई है या 40 पीई है तो महंगा है। ये दरअसल सही तरीका नहीं होता है पीई को स्टॉक वैल्यूएशंस के लिए यूज़ करने का। सही तरीका क्या होता है कि अगर आपका पीई ज़्यादा है तो आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला। अगर आपका पीई कम है तो आपके अक्सर हम देखते हैं कि आपकी ग्रोथ भी कम होती है। अब कितना पीई हम ले, तो इसका जो सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ, एक सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जितनी अगले 5 साल की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है स्टॉक की, मान लीजिए आपका CAGR 10% है, अगले 5 साल में CAGR जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो 10% है, तो 20-22 पीई तक आप कंफर्टेबली स्टॉक को खरीद सकते हैं। अगर आपकी अगले 5 साल की CAGR जो है वो 20% है तो 40 पीई तक भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप ये तरीका यूज़ करेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये एक परफेक्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है, लेकिन कुछ हद तक आप सही वैल्यूएशंस पे खरीदेंगे। और इसके साथ ही अगर आप कुछ जो पैसे को अपने नीचे के लेवल पर भी खरीदने के लिए रखते हैं तो एवरेजिंग से आपकी प्राइजेस और भी अच्छी हो जाएंगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारा स्टैंड क्या है कि अगर आपको अपने स्टॉक पर भरोसा नहीं है तो आपको स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए। अगर आपको अपने स्टॉक पर भरोसा है तभी आप उस स्टॉक को होल्ड करें, और अगर भरोसा है तो एवरेजिंग से क्यों डरना। अब जरा हम बात करते हैं कि हमें किन स्टॉक्स को एग्जिट करना चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करता हूं। पहला ये कि अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देख रहे हैं कि आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि मार्केट जब गिरता है तो मेरा स्टॉक ज़्यादा गिरता है, मार्केट जब चढ़ता है तो मेरा स्टॉक कम चढ़ता है, यानी कि मैं एक वीक स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। तो आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं अपने वीक स्टॉक्स को
आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें। अगर 2 साल से उसके ग्रोथ में डिप आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर आपने रखा है तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, और रीज़न ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी तो रिन्यूअल में काम कर रही है, 10 साल बाद तो रिन्यूअल ही होगा, या ये कंपनी तो ईवी में काम कर रही है, 10 साल बाद तो सब ईवी चलेंगी। इस तरीके के लॉजिक से नहीं, हमारे पास उसकी ग्रोथ की प्रोजेक्शंस होनी चाहिए कि अगले 5 साल में इस कंपनी का इतना मार्केट शेयर होगा, इतनी इसमें ग्रोथ होगी। अगर इस तरीके की विजिबिलिटी है तो आप करेंट ग्रोथ को इग्नोर कर सकते हैं। अगर इस तरीके की विजिबिलिटी नहीं है तो बेटर टू गेट आउट। तो दोस्तों, मैंने ये 5 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की वो आपके साथ शेयर की, और इसका पर्पस ये था कि आप वो गलतियां ना करें जिसे करने से आपके पोर्टफोलियो में बड़े लॉसेस हो सकते हैं। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक अपने पोटेंशियल लॉसेस को भी बचा पाएंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।